हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं यू गेस्ड इट, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में कि इस फिल्म का एंड हमें DCEU के कौन से फ्यूचर में ले जाता है और इस फ्यूचर का कोई मतलब भी बनता है या नहीं, क्योंकि ये फिल्म 2017 की है और इसके प्रोडक्शन को 2015-16 के बीच शुरू किया गया था, लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी के चलते जैक स्नाइडर के सपने और DCEU के इस पूरे के पूरे फ्यूचर को उठाकर एक हिसाब से सिंपली कहूँ तो बंद कर दिया गया। लेकिन अब इस फिल्म से थोड़ी बहुत उम्मीद तो बनती ही है जैक स्नाइडर के इस पूरे के पूरे वर्स को फिर से रिस्टोर करने की, जिसमें अब मुझे लगता है आपको भी पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है और ये हैशटैग रीस्टोर द स्नाइडर वर्स के नाम से चल रहा है। यानी कि फैंस की डिमांड फिर से जैक स्नाइडर के पूरे वर्जन को लोगों के सामने लाकर रखने की है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको फिल्म की स्टोरी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ये वीडियो कोई रिकेप वीडियो नहीं है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्द से जल्द फिल्म के रिकेप की वीडियो बनाकर दे दूं, ताकि आप फिल्म की पूरी कहानी भी समझ जाओ बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि ये वीडियो एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है। और इसके अलावा बैटमैन के नाइटमेयर को भी मैं इस वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रीजन मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी डिटेल मैं आपको इस इंट्रो के बाद दूंगा। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बनती है काफी मेजर स्पॉइलर वार्निंग और अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बात क्लियर कर दी है कि मैं इस वीडियो में आपको फिल्म की पूरी स्टोरी नहीं बल्कि इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं, और साथ ही जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म के फ्यूचर को भी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर ज्ञान का भंडार इंटरनेट पर भरा पड़ा है, जिसकी रिसर्च ऑब्वियसली आप गूगल पर टाइप कर सर्च कर सकते हो। क्योंकि मैं उनमें से किसी भी इमेजेस या फिर कहूँ लिखी हुई स्क्रिप्ट्स को यूज नहीं करने वाला इस वीडियो में। रीजन है वार्नर ब्रदर्स की तरफ से टेक डाउन के नोटिस। जी हाँ, उन 800 स्क्रिप्ट्स की इमेजेस को अगर हम यूज करेंगे अपनी वीडियो में तो वार्नर ब्रदर्स उन लोगों पर काफी खास नजर रखेगा, और ऊपर से उन ड्राइंग्स को बनाने का काम जिम ली ने किया है, जो DC के कॉमिक बुक आर्टिस्ट है। तो इसके हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं उन डिटेल्स में बहुत ज्यादा दम है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट भी निकल कर आता है, जो है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म के नाइटमेयर की एंडिंग की, यानी कि बैटमैन के नाइटमेयर, जिनमें जोकर के कैरेक्टर को ऐड किया गया। यानी कि यहाँ पर जैक स्नाइडर ने बैटमैन के उस नाइटमेयर को डेफिनेटली चेंज तो किया ही होगा, ताकि फ्यूचर वो उन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उससे थोड़ा और डिफरेंट लोगों के सामने प्रेजेंट करे। और इनमें से सबसे बड़ी बात कि स्टूडियो की तरफ से या फिर कहूँ वार्नर ब्रदर्स या फिर वार्नर मीडियाज के अंडर से किसी भी एम्प्लॉय या फिर बड़े नाम ने आकर ये बात खुलकर नहीं कही है कि वो जो सारी की सारी आर्ट्स और फिल्म के आगे के प्लान की जो पूरी की पूरी स्टोरी की डिटेल्स है वो सही है या फिर गलत। यानी कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है उन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर। लेकिन जो भी हो, ये सारी की सारी डिटेल जैक स्नाइडर के वर्जन के रिलीज होने से कई महीने पहले रिलीज की गई थी, या फिर कहूँ ऑलमोस्ट 1 साल पहले रिलीज की गई थी। और उनमें जिक्र लुइस लेन की प्रेगनेंसी का भी था, जो हमें इस फिल्म में एक हिंट के तौर पर एटलीस्ट 2 बार तो दिखाया ही गया है। और अगर आपकी उस पर नजर नहीं गई है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको उसके एक्सप्लेनेशन देने के लिए। वेल, पहली डिटेल हम तब देखते हैं जब लुइस फिर से काम पर जाने के लिए रेडी हो जाती है मार्था या फिर कहूँ मार्शल द मैन हंटर के कहने पर, तो वहाँ हमें प्रेगनेंसी किट दिखाया जाता है। और उसके बाद फिल्म के एंड में जब अगेन लुइस मार्था के साथ मिलकर क्लार्क के बचपन के घर को पूरी तरीके से सेट कर रहे थे, तो वहाँ पर डिटेलिंग के तौर पर हम लुइस के हाथ में बेबी बास्केट को भी देख सकते हैं, जो इसी का इशारा करते हैं। जिस बास्केट की जगह जॉर्ज वेडन के वर्जन में लुइस के हाथ में एक बॉक्स था। और उसके अलावा ब्रूस का क्लार्क को कांग्रेचुलेट करना, ये भी एक तरीके का हिंट ही है। और इसके अलावा जस्टिस लीग के हर एक मेंबर की उस एंडिंग की बात करें तो हर एक एंडिंग ऑब्वियसली अपने हर एक सुपर हीरोज को उनके रास्ते पर ले जाती है। जैसे कि क्लार्क केंट फिर से मेट्रोपोलिस में है अपने पुराने डेली प्लैनेट के काम, और उसके अलावा मेट्रोपोलिस सिटी को बचाते हुए, जो शायद कहीं ना कहीं मैन ऑफ स्टील 2 फिल्म का भी हिंट देती है, जो अनफॉर्चुनेट अब तक ना अनाउंस की गई है और ना ही ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। लेकिन हाँ, बात करें आर्थर कैरी यानी कि एक्वामैन की, तो उसकी एंडिंग हमें ये चीज बिल्कुल साफ साफ बता देती है कि आर्थर अपने किस रास्ते पर निकला है और आगे उसकी लाइफ और एटलांटिस में क्या क्या होगा। क्योंकि एक्वामैन की एक पूरी सोलो फिल्म बनी है और उनमें इन सारी ही डिटेल्स को ठूस कर भरा गया है, इसलिए मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, एक चीज पॉइंट आउट करने वाली है उस फिल्म के एंड की, यानी कि फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो हमें एक्वामैन 2 फिल्म का हिंट देता है, या फिर कहूँ जैक स्नाइडर के सपनों की उस दुनिया का, जो फिलहाल तो अभी के टाइम पर बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं। लेकिन हु नोस कि आगे क्या हो, क्योंकि ये दौर ऐसा है जहाँ जैक स्नाइडर कट जस्टिस लीग फिल्म एग्जिस्ट करती है, तो शायद इसके और 2 पार्ट भी।
तो आते हैं फिर से एक्वामैन फिल्म पर ही, जिस फिल्म के एंड में हमें ओशन मास्टर और ब्लैक मैंटा के कैरेक्टर को बिल्कुल सही सलामत दिखाया गया है और इन्हें लेकर DCEU के अंदर एक परफेक्ट प्लानिंग की गई थी। तो इन कैरेक्टर्स के हिसाब से आपको ये बात काफी ज्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन डिटेल्स में मैं आगे जाऊंगा। तो अब एक्वामैन की स्टोरी से हटकर सीधे आते हैं बैरी एलन यानी कि फ्लैश के कैरेक्टर पर, जिसे फिल्म के एंड में एक क्राइम लैब में नौकरी मिल गई है। अब ये क्राइम लैब कोई स्टार लैब है या नहीं, उसकी फिलहाल तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन इससे फ्लैश के DCEU के फ्यूचर को सेट किया गया है, जिसमें ऑब्वियसली उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि ब्रूस वेन ने ही की होगी। और हाँ, उस स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग ब्रूस वेन बैरी एलन के पिता हेनरी एलन को भी जेल से निकाल देता है, क्योंकि पैसा बोलता है। तो अब बैरी एलन को लेकर फैंस के दिमाग में यही एक चीज चल रही है कि अगर स्टार लैब एग्जिस्ट करती है जैक स्नाइडर के इस यूनिवर्स में, तो फिर फ्लैश के पास उसकी पावर्स कैसे है। वेल, फिलहाल तो मैंने कितनी बार कहा है, फिर से कहूंगा कि कॉमिक बुक को फिल्मों के लिए एज ए रेफरेंस लिया जाता है, ना कि कॉपी पेस्ट। और ऊपर से सिर्फ फ्लैश के ही कैरेक्टर को बनाकर यहाँ पर स्टार लैब को तो खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस DC के यूनिवर्स में आगे भी कंटिन्यू रहती है। और स्टार लैब से तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि DC के यूनिवर्स में बाकी और भी सुपर हीरोज आते हैं। और अभी के लिए स्टार लैब में जिस सुपर हीरो को सेट किया गया है, उसका अपीयरेंस हमने एंड में देख लिया, यानी कि नाम के तौर पर जो और कोई नहीं बल्कि रियान चाओ है, जिसे हम DC के यूनिवर्स में एटम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हाँ, इस एटम को ब्लैक एडम की आ रही फिल्म एटम स्मैशर से बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि उस कैरेक्टर का एटम स्मैशर के अलावा नाम एल्बर्ट रॉथस्टेन है। और रियान चाओ की बात करें तो उसे जस्टिस लीग फिल्म में जो पोस्ट मिली है, वो पोस्ट पहले विक्टर स्टोन के पिता स्टोन की थी। और रियान को इस लैब में अगर किसी चीज में एक्सपर्ट माना जाता है तो वो है नैनोटेक। और स्टार लैब में कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ रियान चाओ ही नहीं था, बल्कि उसके पहले उसकी जगह डॉक्टर रियान पेल्मर थे, यानी कि DC के यूनिवर्स के एक और एटम बाकी दूसरे एटम्स की तरह। तो उनके मिसिंग होने के बाद रियान को उनकी पोस्ट पर बुलाया जाता है कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन फिल्म में थोड़ा अलग हुआ है, बट हो सकता है कि उन चीजों को भी DCEU के फ्यूचर के हिसाब से देखा जा रहा था उस टाइम पर, यानी कि एटम पर एक सोलो मूवी या फिर आज की तारीख में छोटी मोटी सीरीज तो बन ही जाएगी। क्योंकि रियान के अपीयरेंस से ये बात पूरी तरीके से या फिर कहूँ आईने की तरह क्लियर हमें दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि उस कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट फ्लैश के यूनिवर्स में की जा रही हो, यानी कि उसकी जो फ्यूचर की सोची गई फिल्म थी उसमें कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। अब पता नहीं अभी की फ्लैश की बन रही फिल्म में भी ऐसी कोई स्टोरी होगी भी या नहीं, क्योंकि उस फिल्म से साइबॉर्ग के कैरेक्टर को काट दिया गया है और उसकी जगह सुपर गर्ल को दे दी गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद जिस तरीके का रिस्पॉन्स फैंस की तरफ से निकल कर आएगा, शायद हो सकता है कि उससे अब DCEU में फिर से कुछ चेंजेस किए जाए, जो मैं भी पर्सनली देखना तो चाहूंगा ही, और हाँ, फैंस भी। बाकी फ्लैश की ओरिजिन की स्टोरी की भी स्टार्ट इस फिल्म में काफी अच्छी तरीके से बिल्ड कर दी गई है। अगर कोई कसर रह गई है तो वो यही है कि फ्लैश को उसकी पावर्स कैसे मिली, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर फ्लैश के सीरीज के मेन विलेन हैरिसन विल्सन को क्यों नहीं दिखाया गया, और ना ही उसका ऐसा कोई हिंट दिया गया है। वेल, ये सब कुछ फ्यूचर की प्लानिंग थी, तो उसे फिलहाल तो अभी फ्यूचर में ही रहने दो। इसके अलावा रही बात साइबॉर्ग के कैरेक्टर की, तो उसकी ओरिजिन को इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया गया है, या फिर कहूँ कि उसकी ओरिजिन पूरी कंप्लीट है इस फिल्म में, जिसके अकॉर्डिंग जब कंफर्मेशन की गई थी DCEU के यूनिवर्स की, तो उसमें साइबॉर्ग की एक सोलो मूवी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट अब वैसी कोई सोलो फिल्म नहीं बनने वाली साइबॉर्ग के कैरेक्टर को लेकर, जिसमें क्या एक्सप्लोर किया जाना था उसकी ऐसी कोई भी डिटेल्स फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। लेकिन इस फिल्म को देखकर थोड़ा बहुत जो आइडिया आता है वो यही है कि उस सोलो फिल्म में साइबॉर्ग के कैरेक्टर को और भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता, ताकि वो पहले से और भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाए और बाद में आके जस्टिस लीग की टीम को ज्वाइन कर ले। क्योंकि बैटमैन के नाइटमेयर का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो DC के यूनिवर्स में टाइमलाइन के हिसाब से 5 साल बाद का है, जिसमें साइबॉर्ग की एक सोलो मूवी तो बन ही सकती थी, ताकि वो अपने पिता के बोले गए शब्दों को काफी सीरियसली ले, जो कि ऑब्वियसली वो इस फिल्म के एंड में लेता भी है, खुद को एज एन साइबर एक्सेप्ट कर। लेकिन फिलहाल तो अभी उसका भी कोई फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा रही बात डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमन की, तो उसके कैरेक्टर को हम ब्रूस वेन के साथ देखते हैं, जिनकी प्लानिंग ब्रूस वेन मेंशन को हॉल ऑफ जस्टिस में कन्वर्ट करने की है। क्योंकि राउंड टेबल और 6 चेयर्स के अलावा डायना प्रिंस वहाँ पर ये बात भी कहती है कि रूम काफी ज्यादा होने चाहिए, यानी कि उनकी टीम में जस्टिस लीग के मेन 6 मेंबर्स के अलावा और भी काफी ज्यादा मेंबर्स बढ़ेंगे, जैसा हमने अब तक DC के कार्टून से लेकर कॉमिक बुक में देखा है। और उसके बाद बात करें फिर से वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन अपने खुद का स्टैंड लेकर खड़ी होती है, यानी कि उसकी सोलो मूवी की प्रिपरेशन, जिसकी कंटिन्यूएशन शायद उस टाइम पर प्लानिंग के अकॉर्डिंग थेमस्कीरा में की गई होगी, क्योंकि उसका लगाव हम देख सकते हैं कि कैसे थेमस्कीरा में काफी ज्यादा है, जहाँ वो कई सालों से नहीं गई है। और यहाँ तक कि उसकी माँ को भी हम देखते हैं, जो अपनी बेटी का काफी बेसब्री से वेट कर रही है।
ऊपर से स्टीफन वुल्फ के तानों ने तो डायना को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, जिसके चलते डायना का थेमस्केरा जाना बिल्कुल पक्का है और ऑब्वियसली वहाँ जाकर उसे अपनी माँ की जगह संभालनी है। और बैटमैन के नाइटमेयर में हमने डायना को थेमस्केरा में ही देखा था, जहाँ की शायद वो 5 साल बाद ट्विन बन जाए। और अब बात कर लेते हैं सीधे जस्टिस लीग की टीम में शामिल हुए एक और मेंबर मार्शल द मैन हंटर की, जो DCEU के यूनिवर्स में काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म में मार्शल द मैन हंटर की असली आइडेंटिटी ऐसे खुलकर सामने बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई थी, बल्कि हमने इस कैरेक्टर को जिस कैरेक्टर के रूप में देखा था वो कैरेक्टर था जनरल शॉन विक का, यानी कि वो ही असली मार्शल द मैन हंटर थे, जिन्होंने डार्क साइड की इस बैटल में जस्टिस लीग तक का साथ नहीं दिया। लेकिन फाइनली उनकी यूनिटी को देखकर अब मार्शल द मैन हंटर भी उनकी टीम का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्शल द मैन हंटर कॉमिक बुक में ही वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने डार्क साइड को लाइफ इक्वेशन के बारे में बताया था। और वहाँ से डार्क साइड का इंटरेस्ट एंटी लाइफ इक्वेशन पर काफी ज्यादा पड़ गया था कि अगर लाइफ इक्वेशन जैसी चीज एग्जिस्ट करती है तो एंटी लाइफ इक्वेशन भी कोई नाम की चीज एग्जिस्ट करती ही होगी। और उसी की तलाश उसे कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने में ले गई, जिसका जिक्र वो इस फिल्म में स्टीफन वुल्फ के सामने भी करता है। और फाइनली इस फिल्म में उसे पता चल गया है कि एंटी लाइफ इक्वेशन और कहीं नहीं बल्कि अर्थ पर ही है, जिसके मदर बॉक्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद अब उसका प्लान पुरानी ट्रिक्स के साथ साथ लाइफ इक्वेशन को भी हासिल करने का है। और डार्क साइड की पुरानी जो ट्रिक है वो ऑब्वियसली हमने फिल्म में देखी है कि कैसे डार्क साइड अपनी पूरी की पूरी पैराडाइमेंस की फोर्स को लेकर सीधे अर्थ पर हमला करने के लिए आ जाता है, जिस बीच उसे अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा एंटी लाइफ इक्वेशन को पाने का। लेकिन इसके लिए भी डार्क साइड को एक प्लानिंग की जरूरत है और एक सपोर्ट की, जो उसे ऑब्वियसली अर्थ से ही मिलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ एंटी लाइफ इक्वेशन का जिक्र हुआ है और हाँ, उस जगह को स्टीफन वुल्फ ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अब वो मर चुका है। ऐसे में उस जगह को ढूंढने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही। तो एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में अगर मैं थोड़ी बहुत इन्फो दूं आपको, तो वो एक फॉर्मूला है जो आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा और इसी फॉर्मूले को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद बनता है एंटी लाइफ इक्वेशन, जो फॉर्मूला DC के यूनिवर्स में मिस्टर मिरेकल के पास भी है। और जब उन्हें पता चलता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन लोगों को पूरी तरीके से उनका गुलाम बना देता है, तो मिस्टर मिरेकल यही डिसाइड करता है कि वो इस फॉर्मूले को ना तो किसी को देगा और ना ही कभी उसे यूज करेगा। लेकिन अगर ये चीज डार्क साइड के हाथ लग गई तो वो इससे पूरे के पूरे अर्थ को कॉन्कर काफी आसानी से कर सकता है, जिसके लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, बस एक फॉर्मूला और सभी का काम तमाम। और इसके अलावा बात करें मदर बॉक्स की, तो मदर बॉक्स फिलहाल तो डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन कॉमिक बुक में वो जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं उतना ही ज्यादा वो एडवांस बनते चले जाते हैं। लेकिन अभी के लिए तो वो डिस्ट्रॉय है, जिन्हें इस फिल्म में एक दूसरे से काफी फोर्सली अलग किया गया था, जिसमें हाथ साइबॉर्ग और सुपरमैन का है। लेकिन फिल्म के स्टार्ट में उन मदर बॉक्स को अलग ज़ूस अपनी पावर से काफी आसानी से कर देता है, यानी कि ओल्ड गॉड्स न्यू गॉड्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करते वक्त हमने 3 विचेस को भी देखा था, जिनकी आत्मा कह लो उन मदर बॉक्स में है। और जॉर्ज वेडन के वर्जन में स्टीफन वुल्फ उन मदर बॉक्स को मदर कहता है, जो रेफरेंस डार्क साइड की माँ एग्रा का था। और उमर के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा था कि एग्रा उस मदर बॉक्स में है, यानी कि उन 3 विचेस में से एक विच, जिन्हें अगर ओल्ड गॉड्स में भी देखा जाए तो वैसी 3 विचेस ओल्ड गॉड के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स डार्क साइड के फ्यूचर प्लान को लेकर। और अब आते हैं ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के कैरेक्टर पर, जिसे इस सीन में देखकर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बैटमैन जिस बड़े से बैट ट्रक पर खड़ा है वो उसे अपने ही यूनिवर्स में ले जा रही है, यानी कि गौतम सिटी में, जहाँ पर कमिश्नर गॉर्डन भी अब पहले से काफी ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि टाउन में बैटमैन आ चुका है और वो फिर से अपने काम पर लग गया है। जो अगेन इसी सीन पर आए तो हम काफी ध्यान से देख सकते हैं कि उस बैट ट्रक के आगे कुछ लोगों को बैटमैन ने पकड़ कर रखा है, जिसका कनेक्शन हमें बेन एफ्लेक की वर्जन की बैटमैन फिल्म में देखने मिलने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेट उस फिल्म को भी कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन उसके प्लॉट से रिलेटेड डिटेल्स निकल कर आई थी, जिसमें पहले कहा यह गया था कि उस फिल्म का पूरा फोकस आर्खम असाइलम पर रहेगा, जिसकी झलक हमें इस फिल्म में लेक्स लूथर के एस्केप के टाइम पर काफी डिटेल से दिखाई जाती है। लेकिन बाद में जो उस बैटमैन की फिल्म की डिटेल्स निकल कर आई थी, उसे सुनकर तो मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था बेन एफ्लेक की उस वर्जन की बैटमैन फिल्म को देखने के लिए, जो अब आप भी इस थोड़ी सी स्टोरी को सुनने के बाद डेफिनेटली होगे ही, क्योंकि उस फिल्म की कहानी में जो विलेन है वो और कोई नहीं बल्कि डेथस्ट्रोक है, जिसने लेक्स लूथर को उस आर्खम असाइलम से निकाला है। और वहां से निकलते के साथ में ही डेथस्ट्रोक पहले जाकर लेक्स लूथर से मिलता है, जो उसे एज ए गिफ्ट बैटमैन की ट्रू आइडेंटिटी दे देता है, यानी कि ब्रूस वेन के नाम की। अब जबकि डेथस्ट्रोक जैसे खतरनाक कैरेक्टर के पास बैटमैन की असली आइडेंटिटी होगी, तो वो इसे लेकर उसे बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा टॉर्चर कर सकता है। और यही बेन एफ्लेक के वर्जन की बैटमैन की फिल्म का प्लॉट था, जिसमें डेथस्ट्रोक एक एक करके ब्रूस वेन के सारे जान पहचान वालों
वालों को मारना शुरू कर देता और इसका रीजन है उन दोनों की आपसी दुश्मनी, जो डेथस्ट्रोक यहाँ पर लेक्स लूथर को कहता भी है। लेक्स लूथर रिप्लाई में उसे यही कहता है कि वो ये काम फ्री में शायद आंख के बदले आंख के लिए कर रहा है, और अगर इसे लेकर छोटा सा हिंट लिया जाए तो हो सकता है कि पुराने दिनों में बैटमैन ने डेथस्ट्रोक की आंख छीनी हो और वो इसका बदला बैटमैन से ले रहा है। लेकिन अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में डेथस्ट्रोक ब्रूस वेन की जान का दुश्मन अपने बेटे की मौत के बाद बनता है, जिसमें उसे लगता है कि उसके बेटे को और किसी ने नहीं बल्कि बैटमैन ने अपने हाथों से मारा है। और कॉमिक बुक में ऐसे इन दोनों कैरेक्टर्स की दुश्मनी शुरू होती है, और अगर फिल्म में भी उसी स्टोरी को काफी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता तो ये एक अच्छी बैटमैन की सोलो मूवी होती, और हाँ, बेन एफ्लेक के वर्जन की भी। लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा कोई भी प्लान अभी के लिए तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया गया है। तो अब बात करते हैं डार्क साइड के उस सपोर्टर की, जो और कोई नहीं बल्कि अर्थ पर लेक्स लूथर है, जिससे अब जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटी लाइव इक्वेशन ढूंढने की, और इसके लिए लेक्स लूथर को एक टीम चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि इन सब में लेक्स लूथर कब इन्वॉल्व हुआ था, तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि फिल्म के स्टार्ट में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेक्स लूथर का कनेक्शन सीधे स्टीफन वुल्फ से होता है, और वो वहाँ पर उसे काफी सारा नॉलेज देता है मदर बॉक्स से रिलेटेड और शायद एंटी लाइव इक्वेशन से रिलेटेड भी, जिसके बाद वो ब्रूस को सीधे यही वार्न करता है कि सुपरमैन के मरने के बाद एक ऐसी बेल बजी है जिसकी गूंज पूरे यूनिवर्स में गूंज रही है, और उसे उसने भी सुना है, यानी कि डार्क साइड ने। ऐसे में लेक्स लूथर उसका सर्वेंट तो बनेगा ही। और अब रही बात उस टीम की, तो टीम के मैंने आपको 2 मेंबर्स के नाम बता दिए हैं, और अगर आपको याद नहीं तो मैं उसे फिर से रिपीट करता हूँ कि वो नाम ब्लैक मैंटा और ओशन मास्टर का है, जिन्हें मिलाकर लेक्स लूथर की टीम में टोटल 4 मेंबर हो जाते हैं, यानी कि डेथस्ट्रोक, लेक्स लूथर, ओशन मास्टर और ब्लैक मैंटा को पकड़कर। और इसके अलावा रेडलर, कैप्टन कोल्ड और डॉक्टर इजाबेल मारू यानी कि डॉक्टर पॉइजन भी लेक्स लूथर की टीम का हिस्सा है, जिस कैरेक्टर को हमने वंडर वुमन फर्स्ट पार्ट में देखा है। जी हाँ, ये कैरेक्टर इतने सालों तक जिंदा है जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में, जिनका काम एंटी लाइव इक्वेशन ढूंढने का है। लेकिन उनके मिशन का क्या हुआ, ये डीसी फैन से लेकर मुझे भी बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए वो डिटेल भी बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन कर एक्सप्लेन करूँ, जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। और उस वीडियो में मैं आपको बैटमैन के नाइटमेयर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में दी है, लेकिन उसे मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। रीजन है वीडियो की लेंथ, और ये सिर्फ जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन है, यानी कि जैक स्नाइडर के DCEU का फ्यूचर के सुपर हीरोज को DCEU के यूनिवर्स में किस तरीके से सेट किया गया था इस फिल्म के खत्म होते होते। तो अब आए हो कि मैंने वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की होगी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा पसंद आई है तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, अब आपकी क्या राय है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के यूनिवर्स को आगे DCEU को कंटिन्यू रखना भी चाहिए या नहीं। और अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का, तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।